हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो एज इट इज पर डे के अनुसार हम आ गए हैं आपके साथ। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया था। यूनिट 2 कल कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पास्ट हो गया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एंड अणु, परमाणु और एवं परमाणु एवं अणु। ये चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दुनिया में कोई भी वस्तु है, दुनिया में कोई भी चीज है, किससे बना हुआ है सर? चाहे वो एटम, देखो कोई भी पदार्थ है, सॉरी कोई भी तत्व है, एलिमेंट, वो बहुत सारे एटम्स से मिलके बने होते हैं। और कोई भी यदि कंपाउंड है, कंपाउंड जैसे H2O है, H2O जल, तो H2O का जो सबसे छोटा कण होगा ना, जैसे H2O के ही फॉर्म में एक H2O, माने बहुत सारा H2O है, करोड़ों H2O है, करोड़ों। उसमें से एक H2O निकालोगे ना तो उसको बोलते हैं अणु, मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों H2O के मॉलिक्यूल हैं, मतलब हजारों करोड़ों H2O है। उसमें से एक H2O को यदि आप निकालते हो तो वो क्या होगा? एक H2O, एक 1H2O क्या होगा? ये होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अणु। उसमें से एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या है? परमाणु है। हाइड्रोजन दो ठो क्या है? परमाणु है। क्या है? एटम्स। इसमें ऑक्सीजन क्या है? एटम्स। हाइड्रोजन क्या है? एटम। हाइड्रोजन का दो अणु है, H2 का कितना, सॉरी अणु नहीं, परमाणु। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? एक। देखो H2 माने दो गो हाइड्रोजन, तो दो गो परमाणु है। ऑक्सीजन का को है? एगो। हाइड्रोजन का को है? दो गो। तो ये परमाणु है, और दोनों मिला के ये अणु है, अणु, मॉलिक्यूल। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, परमाणु एंड अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो बहुत साल पहले एक दार्शनिक हुए। दार्शनिक कौन होते हैं सर? तो दार्शनिक जो अलग अलग विचार देते हैं, नहीं एक थॉट देते हैं, माने उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, मन में देखा कि अरे यार सोचा ऐसे कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और अपने सोच के बेसिस पे, अनुभव के बेसिस पे, समझ रहे हो, सोच और अनुभव के बेसिस पे कुछ राय देना, कुछ किसी चीज के बारे में बताना, वो होता है दार्शनिक। माने अनुभव के बेसिस पे, सोच के बेसिस पे। तो एक कणाद नाम के दार्शनिक थे, बहुत पुराने, ठीक है। कौन थे? कणाद, कणाद नहीं, कणाद, कणाद, कणाद नाम के दार्शनिक थे। उन्होंने बताया कि कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, उसको तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, जो सबसे छोटा कण होगा उसको परमाणु कहा। कणाद, कणाद पैलेस दिल्ली वाला, वही कणाद, कणाद, कणाद एक दार्शनिक थे। उन्होंने ये बताया कि किसी भी द्रव्य को, किसी भी द्रव्य को, पदार्थ को यदि आप तोड़ते हो, तोड़ते जाते हो, तोड़ते जाते हो, तोड़ते जाते हो, सबसे जो छोटा कण होगा
वो परमाणु होगा किसी भी द्रव का। उस टाइम लोगों को तत्व और यौगिक के बारे में पता नहीं था। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, यौगिक कैसे बनता है, ये सब कुछ नहीं पता था। समझ रहे हो? लेकिन 18वीं सदी में, कब सर? 18वीं सदी में, 18वीं सदी में लोगों को डिफ्रेंशिएट लोग करने लगे, अंतर पता चलने लगा कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, यौगिक कैसे बना है, तत्व संयोग कैसे करता है और संयोग करता है तो क्या बनता है। दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ये सारा चीज जो पता चला वो कब पता चला? 18वीं सदी में। उससे पहले कुछ नहीं पता था। उससे पहले एगो दार्शनिक थे कनाड नाम का, कनाड, जो बस ये बताए थे कि कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, उसका सूक्ष्मतम एक कण होगा जिसको परमाणु कहते हैं। समझे? और भी उसके बाद भी बहुत सारे विदेशी आए दार्शनिक, आपके बुक में नाम दिया हुआ है, उन्होंने भी उसको छोटे कण को परमाणु बताया। लेकिन पदार्थ जो है वो क्या है, तत्व है कि यौगिक है, ये पता चला आपको कब? 18वीं सदी में। उसके बाद लोगों के मन में इच्छा पैदा होने लगा कि अच्छा ये तत्व है तो तत्व रिएक्शन करके क्या बनाता होगा, दो या दो से तत्व को मिला देंगे तो क्या बनेगा। अच्छा ये यौगिक है तो यौगिक कैसे बना है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, दिमाग में ख्याल आने लगा। समझ रहे हो? तब खोज होने लगा। ठीक है, तब क्या होने लगा? खोज होने लगा। उसके बाद से तत्व यौगिक के बारे में आगे और भी ज्यादा खोज होने लगा। ठीक है, वीडियो देख लेते हैं। ओके, चल रहा है। तो आगे क्या हुआ, लोगों के मन में जो ख्याल आया कि दो तत्व मिलके क्या बनाते होंगे, कैसे रिएक्शन करते हैं। समझे? तो उसी टाइम एगो साइंटिस्ट थे लवाइजिए, और प्राउस्टे। लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट, लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट। अरे दिमाग में तो ख्याल आइए गया था कि दो तत्व रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कैसे रिएक्शन आते हैं। तब ये दो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम दिया। किसका नियम दिया? रासायनिक संयोजन का नियम दिया। रासायनिक संयोजन उन्होंने बताया, क्या बताया सर? कि दो तत्व कैसे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये चीज बताया लवाइजिए और जोसेफ कौन? प्राउस्ट। केमिकल कॉम्बिनेशन का रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रूल नियम, संयोजन, कॉम्बिनेशन रासायनिक, केमिकल, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, रूल ऑफ केमिकल कंपोजिशन। हेलो दोस्तों, एज इट इज पर डे के अनुसार हमारा वीडियो रुक गया था, मैं आगे बढ़ चुका था तो फिर से पीछे चलता हूं। वीडियो में मैं क्या बता रहा था? रासायनिक संरक्षण के नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक
लय टूटता है ना तो थोड़ा सा जोश कम हो जाता है। रासायनिक संयोजन का नियम, क्या है रासायनिक संयोजन का नियम? रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, संयोजन कॉम्बिनेशन, रासायनिक केमिकल का ऑफ रूल, रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब ये कौन दिया? लवाजिये और जोसेफ प्राउस्टे ने। उन्होंने बताया कि जब दो तत्व रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जब दो तत्व मिलते हैं तो क्या होता है, ठीक है, और दो तत्व कैसे मिलते हैं, इसके बारे में, रासायनिक संयोजन के बारे में उन्होंने नियम दिया। सबसे फर्स्ट जो नियम दिया वो दिया, फर्स्ट नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान हमेशा कंजर्व रहता है। अरे इसका मतलब क्या सर? बस इसी को बस बोल दिए आप। तो उन्होंने ये बताया कि जब दो पदार्थ रिएक्शन करते हैं, जब दो तत्व रिएक्शन करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब दो तत्व रिएक्शन करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो जो दोनों तत्वों का आप मास लिए हो उसका सम, और जो नया पदार्थ बना है उसका मास का उसका मास इक्वल होगा, मास चेंज नहीं होगा। फिर से सर, फिर से ओके। हमने ये बताया कि जब दो पदार्थों का रिएक्शन कराते हो, जब दो तत्वों का रिएक्शन कराते हो और एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, दो तत्वों का रिएक्शन कराए, एक नया पदार्थ बन गया, तो ये जो नया पदार्थ का मास होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर सर? तो जो दो पदार्थों का रिएक्शन कराए हो और जितना जितना अमाउंट में दोनों पदार्थों का मास लिए हो उनके सम के बराबर होगा। जो नया पदार्थ बना है उसका मास इन दोनों पदार्थों के मास के सम के बराबर होगा। जो पहले था वो अब भी रहेगा, जो पहले मास था वो अब भी उतना ही मास रहेगा। रिएक्शन से पहले का मास रिएक्शन के बाद का मास इक्वल होगा। मतलब रिएक्शन से पहले जितना टोटल अमाउंट था, जितना टोटल मास था, और रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बना उसका जो टोटल मास है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। सर एग्जाम्पल दीजिए, कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, CO2 बनाया। मान लो इसको 5 ग्राम लिए, इसको 10 ग्राम लिए, दोनों का रिएक्शन कराए तो यहाँ पर भी 15 ग्राम बनेगा। समझे? जितना इधर मास होगा उतना ही यहाँ पर भी बनेगा, मास ये नहीं होगा। समझे? जैसे कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, 32 और 12 44 ग्राम, ये 12 ग्राम लिए और ये 32 ग्राम लिए। कार्बन 12 ग्राम लिए, ऑक्सीजन 32 ग्राम लिए, तो यहाँ पे 44 ग्राम बनेगा। मतलब रिएक्शन से पहले जितना मास है रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास बनेगा, न 1 ग्राम ज्यादा न 1 ग्राम कम। समझ रहे हो? मतलब मास का विनाश नहीं हो रहा है, मास जो है डिस्ट्रॉय नहीं करता है। जितना मास था उतना ही मास रहेगा। ऐसा नहीं कि नया मास बन गया और कुछ मास खत्म हो गया, ऐसा नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद।
तो इसके बेसिस पे एक लॉ आया द्रव्यमान संरक्षण का। क्या आया सर? कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी तरह से मास को भी ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब न द्रव्यमान को न ही सृजित किया जा सकता है, द्रव्यमान को न ही बनाया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को विनाश किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को खत्म किया जा सकता है। द्रव्यमान को न बनाया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को खत्म किया जा सकता है। इंग्लिश में बोले, मास को न क्रिएट किया जा सकता है और न मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किससे आया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो न द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही द्रव्यमान का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। समझ में आया? मजा आ रहा है? तो ऐसे ही मजा लेते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। लॉ को लिख दें, इसके लॉ को लिख दें। क्या आया लॉ? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार लिख दे रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान का न ही सृजन होता है और न ही विनाश होता है। द्रव्यमान जो होता है वो कंजर्व होता है, न सृजित होगा न विनाश होगा। क्या होगा? कंजर्व होगा, बस चेंज हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे किसने दिया? लवाजिए या जोसेफ एल प्राउस्ट। पूछ देगा कंपटीशन एग्जाम में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम रिलेटेड है कनार्ड से, जोसेफ प्राउस्ट से, लवाजिए से, ऑप्शन बी एंड सी। तो मारोगे ऑप्शन बी एंड सी। ओके, अब सेकंड देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये सेकंड लवाजिए द्वारा दिए हुए, जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिए हुए सेकंड नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात मतलब अनुपात स्थिर रहेगा। यौगिक में जो भी क्या है, यौगिक में जो भी तत्व है, एलिमेंट्स हैं, उनका अनुपात स्थिर रहेगा। किसी भी कंपाउंड में जो तत्व है उनका अनुपात स्थिर रहेगा। चाहे वो पटना में देखो, चाहे बंगाल में देखो, कलकत्ता में देखो, अंडमान निकोबार चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दक्षिण अफ्रीका चले जाओ, कहीं भी चल जाओ, CO2 है तो CO2 का जो तत्व के अनुपात है, तत्व का जो अनुपात है CO2 में, तत्व का जो अनुपात है H2O में, तत्व का जो अनुपात है NH4 में, वो हर जगह सेम होगा। आप कहीं चले जाओ, कहीं भी जाओ। समझे? तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है, कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक है, वो 2 या 2 से अधिक
मतलब दो तत्वों के मिलने से बना है, या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बना है। कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बना है। तो जो यौगिक होंगे, जैसे दो या दो से अधिक तत्व मिले और यौगिक बन गया, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिला CO2 बन गया, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O बन गया। तो जो H2O है, जो CO2 है, उसमें H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा, वो स्थिर होगा। जैसे सर H2 है, O2 है, मिल के बना H2O, इसको बैलेंस करें तो ऐसे, अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है बैलेंस करना। बैलेंस मतलब ये होता है ना, बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि जिधर इतना H2O होना चाहिए, इधर भी H2O उतना ही होना चाहिए, जितना इधर ऑक्सीजन होना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। तो देखिए H2 दूगो है तो यहाँ पर भी दूगो, ये तो काम चल जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे एक है लेकिन यहाँ पे दो है, इसको हाफ कर दो, हाफ कर दोगे तो क्या होगा, 1/2 O2, एक ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इधर भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इधर भी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन। तो मेरे कहने का अनुपात है कि दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया और H2O बनाया। हाँ सर H2O बनाया, तो इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो स्थिर होगा। H2O और ऑक्सीजन में जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा, वो चेंज नहीं करेगा, चाहे आप कहीं का पानी लाओ, नली का, समुद्र का, नदी का, कहीं का पानी लाओ। जैसे सर थोड़ा सा और क्लियर करिए सर, थोड़ा सा और अंदर जाइए, चलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दो परमाणु, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दो परमाणु है, तो वेट इसका कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का दो, दो, समझ रहे हो, दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दो। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है सर, ऑक्सीजन एक है, इसका एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, और मास नंबर, मास नंबर कितना है 16, या मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, मास नंबर 2, ऑक्सीजन का मास नंबर 16। अब कटा दिए, ये 1 बचा, ये 8 बचा, 1:8। तो ये जो 1:8 है ये आपको हर जगह सेम मिलेगा। आप चाहे नली का पानी उठाओ, समुद्र का पानी उठाओ, नदी का पानी उठाओ, कहीं का पानी उठाओ, ये जो अनुपात है वो सेम मिलेगा आपको। मतलब जो यौगिक बना, जो कंपाउंड बना, उसके तत्व स्थिर अनुपात में होंगे, या ऐसे बोले उनके तत्व का द्रव्यमान का रेशियो, उनके तत्व का जो कंपाउंड है उनके तत्व का द्रव्यमान का रेशियो कांस्टेंट होगा। कंपाउंड के तत्व का, तत्व 2 ग्राम 16 ग्राम, तत्व का मास का रेशियो स्थिर अनुपात में होगा। यही कहता है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बने होते हैं। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलके बने होते हैं, और उस यौगिक में
तत्वों का जो अनुपात होगा वो स्थिर अनुपात होगा। आप वो चाहे कहीं से लो, नदी से लो, नाले से लो, समुद्र से लो, कहीं से उठाओ, आप ये लिख सकते हो, ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट साइंटिस्ट थे, वो आगे ये डिफाइन किए, उन्होंने ये बताया कि यौगिक है उनके तत्व के द्रव्यमान का, मास का रेशियो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे वो आप कहीं से लो। आप ऐसे बोलो कि यौगिक में जो तत्व होते हैं उसका अनुपात स्थिर होता है, या यौगिक में जो तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान, उनका मास का अनुपात फिक्स होता है। बस यौगिक तत्व से मिलके बने हुए हैं, उनमें तत्व है, यौगिक में तत्व है, तो जो तत्व हैं उनका अनुपात स्थिर होता है, या तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होता है। यौगिक में तत्व है, और तत्व के अनुपात स्थिर होते हैं, या तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होते हैं। तत्व का अनुपात स्थिर होते हैं या तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होते हैं। तत्व के अनुपात स्थिर होते हैं या तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होते हैं, चाहे आप वो कहीं से लाओ। हो गया स्थिर अनुपात का नियम, हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यही दो जो लॉ है वो रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया? लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे, डाल्टन के रूल पढ़ेंगे। डाल्टन भी एक क्या थे? साइंटिस्ट थे। डाल्टन जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी रासायनिक संयोजन के नियम के बेसिस पे, जो डाल्टन थे, इसी रासायनिक संयोजन के नियम के बेसिस पे पदार्थ के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु होता है, उससे ज्यादा पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो डाल्टन पूछ देगा, डाल्टन किसके बेसिस पे डिफाइन किया कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम परमाणु है? तो रासायनिक संयोजन के नियम जो है, जो लवाजिए और जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, रासायनिक संयोजन का नियम, रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो नियम है, उसी के बेसिस पे उन्होंने आगे क्या कर दिया? इसको डिफाइन किया, इसको क्या कर दिया? इसको एक नियमबद्ध क्या कर दिया? डिफाइन किया, डाल्टन का नियम। आगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, हर चीज एकदम पूरा ऑपरेशन करा देंगे। ऑपरेशन के साथ साथ आपके दिमाग में यही सेट भी कर देना है। ऐसा नहीं कि घर जाके पढ़ो और मैं बोलता हूं ना तो उसको लिख लिया करो। मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बोलता हूं, उसको नोट डाउन कर लिया करो। अपना लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, अपने समझ पे बेसिस पे नोट्स बनाओ, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और ये क्लास ऑलवेज चलते रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे जो बिहार के बच्चे हैं या जो एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एकदम फ्री चलेगा। ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रोज वीडियो आएगा, रोज एक वीडियो आएगा, चाहे संडे हो, बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वीडियो आते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।